प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आज की वीडियो में विज्ञान का एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर हल करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में आप सभी की परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो सेट पेपर होता है इसके अंतर्गत 3 सब्जेक्ट पूछी जाती हैं। पहली आपकी विज्ञान होती है, जो प्रश्न संख्या 91 से लेकर 125 तक के प्रश्न आपके विज्ञान के पूछे जाते हैं। दूसरी सब्जेक्ट होती है सामाजिक विज्ञान, इसमें 126 से लेकर के 160 तक के प्रश्न होते हैं। और तीसरी सब्जेक्ट होती है बच्चों गणित। गणित में 161 से लेकर 180 तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में बच्चों विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न बच्चों दिया गया है, आप लोग आंसर अपने मन में गेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको जानकारी हो जाए कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर सही हो रहे हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक खाद है और इसका आंसर क्या है आप लोग लिखिए कमेंट में। यूरिया, पोटास, वर्मी कंपोस्ट या सुपर फास्फेट। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट एक प्राकृतिक खाद होती है। इसके अलावा गोबर की खाद हो गया या आपकी हरी खाद हो गई, तो ये जो है प्राकृतिक खाद कही जाती हैं। यूरिया, पोटाश, सुपर फास्फेट ये सभी जो है आपके रासायनिक खाद के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों दिया गया है, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां जिनका कोई भी प्रतिनिधि वर्तमान में जीवित नहीं है कहलाती हैं। तो ऐसी जीव जंतु या पेड़ पौधे जिनकी कोई भी प्रजातियां वर्तमान में मौजूद नहीं हैं वो विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। और जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, जो ख़त्म होने के कगार पर हैं, उनको संकटापन्न या संकटग्रस्त प्रजातियां कहा जाता है। और इन संकटग्रस्त और विलुप्त प्रजातियों का जो डाटा है वो IUCN एक संस्था है, IUCN एक संस्था है, ये जो है जारी करती है। और ये इसके लिए एक बुक प्रकाशित होती है जिसका नाम है रेड डाटा बुक। क्वेश्चन नंबर 93 है, प्रदर्शित पादप चित्र में अलैंगिक प्रजनन का कौन सा प्रकार पाया जाता है। यहाँ पर एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको बताना है कौन सा अलैंगिक प्रजनन जो है दिखाया गया है। अब यहाँ पर देखो एक पूरा जीव की संरचना दी गई है और अगले में जो है ये 2 भाग कर दिए गए हैं इसी जीव के। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक जीव से 2 बन रहे हैं, अर्थात विखंडन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 विखंडन विधि इसमें जो है दिखाई गई है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कौन सा जीव विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, रुधिर का लगभग कितना प्रतिशत भाग रुधिर कणिकाओं से बना होता है। 90%, 70%, 60% या फिर 40%। तो रुधिर का कितना परसेंट भाग रुधिर कणिकाओं के से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बच्चों 4 सही हो जाएगा, 40% भाग। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है, सर्दी जुकाम का संचरण करने वाला वायरस कौन सा है, अर्थात किस वायरस के कारण सर्दी जुकाम होता है। तो इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइनो वायरस। राइनो वायरस आपसे ये प्रश्न पूछा जा चुका है, सर्दी जुकाम किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है, लेकिन कौन सा वायरस होता है, तो राइनो वायरस होता है। 96 नंबर क्वेश्चन है, पादपों में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्र द्वारा या पत्तियों द्वारा। तो पादपों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। और भोजन का जो परिवहन होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। 97 नंबर बच्चों प्रश्न दिया गया है, प्रतिवर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस। तो ये जो जनसंख्या दिवस है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस। ओजोन दिवस जो है आपका बच्चों ध्यान रखिएगा 16 सितंबर को जो है 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चारों डेट आपको याद रखनी है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। इसके अलावा जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है।
तो जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको भी आप याद जरूर कर लेंगे। 98 नंबर क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। स्कर्वी रोग ये बच्चों होता है विटामिन सी की कमी से, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी या एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन बी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। और विटामिन डी कमी से रिकेट्स हो जाता है। इसको आप जरूर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से किस अंग की भीतरी सतह पर रसांकुर पाए जाते हैं? अमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत्र या अग्न्याशय। क्षुद्रांत का मतलब छोटी आंत, बृहदांत्र का मतलब बड़ी आंत। तो किसमें जो है रसांकुर पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर इसका बच्चों सेकंड सही है। क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में रसांकुर यानी छोटी छोटी महीन धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स हमारे रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? पैराथायराइड हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, एड्रेनालिन हार्मोन्स। तो कैल्शियम का नियंत्रण करता है पैराथायराइड हार्मोन्स। इसका फर्स्ट ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। 101 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है, मेढक के हृदय में होते हैं। तो मेढक के हृदय में क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर थर्ड। 2 अलिंद और 1 निलय होता है। इसमें तीसरा ऑप्शन आपका सही है। और मनुष्य के हृदय में 2 अलिंद 2 निलय पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, मछलियों में पानी में तैरने या गति करने के लिए कौन से अंग सहायता करते हैं? गलफड़े, सल्क, फिन्स या फुफ्फुस। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फिन्स पाए जाते हैं। जो मछलियों में पंख पाए जाते हैं, जो पर पाए जाते हैं, वही जो है फिन्स कहलाते हैं। और वही फिन्स जो है उन्हें तैरने में सहायता करते हैं। गलफड़े जो होते हैं वो सांस लेने में सहायता करते हैं। इसके अलावा जो मछलियों की पूँछ होती है वो उनकी दिशा बदलने में सहायता करती है। सल्क यहाँ पर जो बच्चों दिया गया है, ये सल्क जो है जो रेंगने वाले जंतु होते हैं उसमें पाए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, जोंक किस अंग से श्वसन करती है? जोंक किस अंग द्वारा श्वसन करती है ये आपको बताना है। फुफ्फुस, त्वचा, गलफड़े या श्वास प्रणाली। तो जोंक में बच्चों होती है त्वचा, त्वचा के द्वारा सांस लेती है। इसके अलावा आपका मेढक जब स्थल पर होता है वो त्वचा द्वारा सांस लेता है। और जो केचुआ होता है ये भी आपका त्वचा द्वारा ही सांस लेता है। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्न में से वक्षीय कंकाल का भाग है। वक्षीय कंकाल का भाग कौन सा है? खोपड़ी, फीमर, पसली, श्रोण मेखला। वक्षीय कंकाल, वक्ष माने छाती होता है, तो उससे आप ध्यान रखेंगे वक्षीय कंकाल जो है ये पसली से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका सही है। 105 नंबर प्रश्न है, वन में सड़े गले मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करके प्राकृतिक आवासों को स्वच्छ रखने का कार्य करता है। जरख, भेड़िया, जंगली सुअर या सियार। तो इसका राइट आंसर बच्चों है जंगली सुअर। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 दिया गया है, वायु उदाहरण है मिश्रण का, लवण का, अम्ल का या क्षारक का। तो वायु जो है ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न दिया गया है, ठोस गर्म करने पर वाष्प में बदल जाए या वाष्प को ठंडा करने पर ठोस में बदल जाए। तो ऐसी क्रिया किस में होती है? अपकेंद्रण में, ऊर्ध्वपातन में, वाष्पीकरण में या निस्यंदन में। तो सही जवाब बच्चों है ऑप्शन नंबर सेकंड, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ गर्म करके जब गर्म किया जाता है तो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। अगर उसको हम ठंडा करते हैं तो सीधे ठोस में बदलता है, द्रव में नहीं बदलता। जैसे कपूर आपका हो गया, नौसादर हो गया, ये ऊर्ध्वपातज पदार्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से अस्थायी परिवर्तन कौन सा है? अस्थायी का मतलब है कि एक बार परिवर्तन हुआ उसके बाद वो पुनः अपनी अवस्था में या उसको बदला जा सकता है। लोहे पर जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन है और एक स्थायी परिवर्तन होता है। ध्यान रहेंगे जो रासायनिक परिवर्तन होंगे वो आपके स्थायी परिवर्तन होंगे और जो भौतिक परिवर्तन होगा वो अस्थायी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बच्चों फोर्थ ऑप्शन सही है। बर्फ़ का पिघलना ये अस्थायी परिवर्तन होता है, क्योंकि बर्फ़ पिघल जाएगी फिर बाद में उसको हम
फिर से बर्फ़ बना सकते हैं, तो ये अस्थायी हुआ नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। 109 नंबर प्रश्न कहता है कि लवण के जलीय विलयन विद्युत के होते हैं सुचालक, कुचालक, उदासीन या अर्धचालक। तो लवण के जलीय विलयन विद्युत के कुचालक होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 बच्चों दिया गया है, इनमें से कौन प्लास्टिक की विशेषता नहीं है? प्लास्टिक की विशेषता कौन सी नहीं है? ऊष्मा का कुचालक होना, बिजली का कुचालक होना, ज्वलनशील होना या पानी में घुलनशील होना। तो इसका सही आंसर आप सभी को पता चल गया होगा। ये जो प्लास्टिक होते हैं पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, बाकी इसमें सभी गुण पाए जाते हैं। बिजली के कुचालक होते हैं, ऊष्मा का कुचालक होता है, ज्वलनशील भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है? इसका आंसर तो आप सभी लोग लिखेंगे। राइट आंसर क्या है? 111 नंबर में आपको लिखना है। 112 नंबर प्रश्न दिया गया है, संश्लेषित रेशे का उदाहरण है रुई, रबड़, गोंद या रेयान। तो संश्लेषित रेशा बच्चों है रेयान। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर उपरोक्त प्रक्रिया को पूर्ण कीजिए। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है? तो इससे बच्चों आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना होता है, चूना बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाएगी। 114 नंबर प्रश्न कहता है कि रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने में सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? पॉलीथीन, नायलॉन, पीवीसी या बेकेलाइट। तो बच्चों बेकेलाइट होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। यहाँ पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु की बात करी जा रही है, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा ब्रोमीन। अगर ये पूछे कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो वो पारा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 116 पर चलते हैं। पथमापी से मापन होता है, अर्थात पथमापी से क्या मापते हैं? दूरी, क्षेत्रफल, आयतन या चाल। तो पथमापी से दूरी मापा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन आप लोग देखिए और राइट आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में लिखिए। लिखा है कि नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ निम्न में से कौन सा होगा? तो इसमें बच्चों आपका ऑप्शन दिया गया है जो कि सेकंड ऑप्शन में सही जवाब हो जाएगा। अगर कोई भी वस्तु जिसका समय और चाल या दूरी ग्राफ जो है समान है तो इस प्रकार का चित्र बनेगा, अर्थात इस प्रकार का ग्राफ आपका बनेगा, यानी सीधी रेखा में वो ग्राफ आपका बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, दाब का मात्रक है न्यूटन, केल्विन, पास्कल, जूल। तो दाब का मात्रक होता है बच्चों पास्कल। ऑप्शन नंबर थर्ड सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। न्यूटन ये जो है बल का मात्रक होता है, केल्विन ताप का मात्रक होता है, जूल ऊर्जा और कार्य का मात्रक होता है। 119 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है कि इंद्रधनुष बनने की परिघटना कहलाती है परावर्तन, विसरित परावर्तन, पार्श्व परिवर्तन या विक्षेपण। तो इंद्रधनुष बनने की जो परिघटना है उसको विक्षेपण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न है, कार के पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये प्रश्न पहले से पढ़ाया जा चुका है। उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या गोलीय दर्पण। तो कार के पीछे के दृश्य को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक अभी हमने बताया है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसका थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक जूल और कार्य का मात्रक भी जूल होता है। वाट का मात्रक बच्चों ध्यान रखेंगे, शक्ति का मात्रक होता है वाट। 122 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है। 122 का राइट आंसर क्या है? पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है बच्चों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब ये पलायन वेग है क्या, इसको आप ध्यान रखेंगे। कोई भी वस्तु इतनी तेज़ी से फेंकी जाए ताकि वो जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके बाहर निकल जाए। कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण छोड़ देगी
गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाएगी तो फिर वो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। तो अगर हम किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वस्तु से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो सीधे वो गुरुत्वाकर्षण छोड़ करके बाहर निकल जाएगी और वो पुनः धरती पर नहीं आएगी। तो यही होता है पलायन वेग। तो ऑप्शन नंबर बताऊँ, चौथा ऑप्शन सही है। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? पारा, सोडियम, जिंक, चांदी। तो आप सभी ने देखा होगा पारे का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है? विद्युत मोटर, विद्युत चुंबक, विद्युत हीटर या विद्युत घंटी। तो विद्युत ऊर्जा का विद्युत हीटर में ऊष्मा रूपांतरण होता है, अर्थात ये जब हम विद्युत ऊर्जा उसमें देते हैं हीटर में तो हीटर गर्म हो जाता है और उससे हमको ऊष्मा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 125 है, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम है? भास्कर फर्स्ट, कल्पना फर्स्ट, आर्यभट्ट या SLV। तो सही जवाब बच्चों है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, आर्यभट्ट जो है वो भारत द्वारा भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह है। 125 का राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इन 35 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ और सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।